नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज आपका हिंदी का मॉक टेस्ट 11 सीरीज होगी। ये 11वां भाग है। आपने पहले 10 किए और बहुत अच्छे से किए, काफ़ी लोगों ने देखे और अपनी तैयारी को मजबूत किया। इन सीरीज में आप जब प्रश्नों को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे हुए होते हैं, तो हर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपकी मुख्य सेविका की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा और यूपी पुलिस की परीक्षा या यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ की परीक्षा, जितनी भी परीक्षाओं में ये हिंदी आती है, हर परीक्षा के लिए ये वीडियो आपका महत्वपूर्ण होता है। आपकी डेली सुबह साइंस की क्लास भी चल रही है। आपकी 3 क्लास हो चुकी हैं साइंस की। अगर आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए और उनके नोट्स बनाइए। वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आपकी एक दिन जीएस, एक दिन हिंदी के मॉक टेस्ट डेली चल रहे हैं। जीएस के भी मॉक टेस्ट काफ़ी लोग जो देख रहे हैं, तो अगर आपसे छूट रहा है तो आप वो भी देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप प्लीज़ बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई ज़रूरत हो और कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। इसके अलावा जो मैं प्रश्न आपसे पूछा करूँ उसके उत्तर भी कमेंट बॉक्स में दिया करिए, क्योंकि जब आपसे कुछ पूछा जाता है तो आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर आप उसका तुरंत उत्तर किसी को दे देते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में काफ़ी देर तक बनी रहती है। तो अगर आपको उस समय वो उत्तर नहीं आ रहा होता तो आप गूगल से सर्च कर लीजिए या किताब से देख लीजिए, पर उत्तर जरूर दिया करिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें ताकि आपकी हर तैयारी मजबूत हो सके। हर प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावना रखता है, क्योंकि ये प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए होते हैं। और मैं आपको हर प्रश्न की डिटेलिंग बताता हूं, जिससे आपके एक प्रश्न के साथ 2 से 3 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। इन टेस्ट सीरीज में ज़रूर 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे ध्यान से तो आपके 40 से 50 क्वेश्चन हर वीडियो में तैयार हो रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपको ये बता दें कि आप मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं और आपने फॉर्म भरने वाले हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। मुख्य सेविका गरिमा बैच, मात्र 300 रुपये फीस है इसकी। और ये आपका स्पेशल PDF बैच है मुख्य सेविका के लिए। इसमें आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी मात्र 300 रुपये में। आपको इसमें सभी क्लास की PDF मिलेगी जो 300 से 500 तक होंगी। ठीक है, मिनिमम आपको 300 PDF तो मिलेंगी ही सभी क्लास की। और नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 300 क्लास की PDF मिलेंगी आपको और नोट्स मिलेंगे आपको। नोट्स 100 से 150 मिलेंगे आपको, तो टोटल करीब PDF आपको 500 मिल जाएंगी। तो 300 रुपये में 500 PDF। आप सोचिए, आपको सिर्फ आपको 1 रुपये की भी एक PDF नहीं पड़ेगी। और जब आपका पाठ्यक्रम आ जाएगा, आपका सिलेबस आ जाएगा और परीक्षा से 50 दिन पहले, ठीक है, मैं आपको 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट कराऊंगा एक दिन छोड़कर, जिससे आपको तैयारी पूरी मजबूत हो सके, आपका पूरा पता चल सके पेपर में क्या आ सकता है। और उन मॉक टेस्ट का आपको सोल्यूशन भी कराया जाएगा इसी बैच में। और हर समय आपको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा, किस तरह आपकी पढ़ाई की प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना जरूरी है, क्या नहीं, इस सब चीज़ों को भी आपको समय समय पर बताया जाएगा। और नौकरी की गारंटी दिलाने वाली तैयारी के लिए मोटिवेशन और पूरी स्ट्रेटजी प्लानिंग तो आपको मिलेगी ही। इसके अलावा भी अन्य बहुत कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं आपको अपना नंबर इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप लोग कॉल करना शुरू कर देंगे और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं हर किसी की कॉल अटेंड कर सकूं। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च कर लिया करिए। वहां से आप कोई भी अपना प्रश्न इस बेस से जुड़ना हो या आपका कोई प्रश्न हो, वहां पर आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, और आप इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई आपका प्रश्न हो या मैसेज जो भी आप कहना चाहें वो वहां पर आप देख कह सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बोल सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो ठीक है, तो QRC हेल्प आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर। आपके फ़ोन में टेलीग्राम होना बहुत ज़रूरी है, ये पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और ये आपका पहला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें हिंदी नहीं लगाया गया, संस्कृत नहीं लगाया गया। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर स्वर तो 3 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे हिंदी भाषा में पूछे कि हिंदी भाषा में मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 हो जाएगा इसका उत्तर। लेकिन यहाँ पे हिंदी नहीं लगाया है तो इसलिए यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। ठीक है, पहला होता है हस्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हस्त स्वर कहते हैं।
जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आते हैं, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला दूसरा स्वर है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनमें आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ये सब क्या है? दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, या द्विमात्रिक स्वर भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अगला तीसरा है आपका प्लुप्त स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ये सिर्फ संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। तो प्लुप्त स्वर सिर्फ संस्कृत में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो आप और देख लीजिए, मात्रा के आधार पर स्वर 3 भेद हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों का प्रयोग पूछे जाने पर 2 होगा। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ। हिंदी वर्णमाला में सिर्फ 2 प्रकार के आपके स्वर होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, क्योंकि प्लुप्त प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है, वो केवल संस्कृत में प्रयोग होता है प्लुप्त। तो हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के स्वर होते हैं, और जो स्वर के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं मात्रा के आधार पर। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा स्वर है जिसको संयुक्त स्वर माना जाता है? आपका ऑप्शन ए में आ है, बी में ऊ है, और सी में ई है, और डी में ए है। ठीक है, ए, आ, ऊ, ई, ए। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरे का डी। ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ए स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है। संयुक्त स्वर में ए आएगा, आपका ए आएगा, ओ आएगा, और औ आते हैं। इनके संयुक्त होने का विवरण इस प्रकार है। ठीक है, तो ये संयुक्त क्यों है उसको आप समझ लीजिए। आ और ई जब मिलता है तो आपका ए बनता है। ठीक है, और आ और ए मिल जाए तो आय बन जाता है। आ के साथ ऊ मिल जाए तो ओ बन जाता है, और आ के साथ ओ मिल जाए तो औ बन जाता है। ठीक है, आ, ई, ऊ, री को मूल स्वर माना जाता है। जो छोटा है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, और आपका री है, इनको क्या माना जाता है? मूल स्वर माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? बताइए, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? का, रा, ला है क्या, या श, द, रा है क्या, का, च, प, द है क्या, या हा, शा, रा, वा है? बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, का, च, प, द, ये क्या है? सब स्पर्श व्यंजन है। तो का, च, प, द सभी स्पर्श व्यंजन है। अन्य विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब वर्ण का से माँ तक के जो व्यंजन होते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। मैं बहुत जल्दी आपको हिंदी की क्लास भी दूंगा, और डेली आपको हिंदी की क्लास मिलने लगेगी बहुत जल्दी, तो आप हिंदी को भी अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। वर्ण का से माँ तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, देखो, जिनको पढ़ना है उनके पास इरादे हैं, और जिनको नहीं पढ़ना उनके पास सिर्फ बहाने हैं। तो आप डिसाइड करिए आपको पढ़ना कब से है, क्योंकि जिनको नहीं पढ़ना उनके पास क्या होगा कि अभी फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म भरने की डेट आ गई, अब फॉर्म लास्ट में भरेंगे, फिर कहेंगे अभी सिलेबस नहीं आया, फिर कहेंगे अभी परीक्षा की डेट नहीं आई। वो ऐसे ही टालते रहेंगे पढ़ाई। लेकिन जिनको पढ़ना है वो निरंतर पढ़ते रहते हैं और सफल हो जाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द है। बताइए, चौथे में एक प्रश्न है आपका, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा संज्ञा है, या पुराना संज्ञा है, या नीला संज्ञा है, या मोटा संज्ञा है? बताइए, इनमें से क्या आपका संज्ञा शब्द है? क्या आपका मोटा संज्ञा शब्द हो सकता है? बिल्कुल नहीं। नीला हो सकता है? बिल्कुल नहीं। पुराना हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो संज्ञा शब्द क्या है? गंगा। ठीक है, ये किसी का नाम हो, जगह का नाम, ये सब संज्ञा क्या होते हैं? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार। संज्ञा के भेद भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए भेदों को समझ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का नाम आता है, जैसे राम, गंगा, पटना आदि। क्या? शहर का नाम, देश का नाम, व्यक्ति का नाम, नदी का नाम, पर्वत का नाम, ये सब क्या आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। गाड़ी का नाम, जो नाम होगा किसी का, जो नाम वाला चीज है वो क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? नदी, पर्वत। अगर हिमालय की बात करेगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। गंगा की बात करेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन अगर नदी कहेगा, पर्वत कहेगा तो क्या होगा? ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। देश, महासागर आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, चांदी, तेल, पानी, घी आदि। ठीक है, जितने भी द्रव्यवाचक होती हैं, जिनमें वजन है, जिनमें द्रव्यमान है, जिनको तौला जा सकता है, वो सब क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। समूहवाचक संख्या क्या होती हैं? जिन्हें गिना जा सके। ठीक है,
टीम को, वर्ग को, आयोग को, पुलिस को, सेना को। ये सब क्या समूह में रहती हैं, ग्रुप में रहती हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गई आपकी। परिवार भी होता है। और फिर आते हैं भाववाचक संज्ञा पे। तो भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा आपका? मिठास आएगी, बुढ़ापा आएगा, नारित्व आएगा, भोलापन, जिसमें आपका भाव जगे, आपकी फीलिंग जगे कि बुढ़ापा, तो आपके अंदर तुरंत एक चेहरा बनता है कि बूढ़ा शरीर कैसा होता है, ठीक है। मिठास जगे तो तुरंत आपके मुंह में पानी आएगा, मीठा, वाह रसगुल्ला मीठा होता है, तो उसमें मिठास क्या भाव है, तो भाववाचक संज्ञा हो गई। अगला प्रश्न है आपका, धुंधला शब्द में विशेषण है, बताइए। जो धुंधला शब्द है उसमें विशेषण क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पांचवें का बी, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में धुंधला गुणवाचक विशेषण है, पर विशेषण में गुणवाचक विशेषणों की संख्या सर्वाधिक है। काल, स्थान, आकार, रंग तथा दशा तथा गुण के आधार पर गुणवाचक विशेषण को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में धुंधला गुणवाचक विशेषण है, विशेषण में गुणवाचक विशेषणों की संख्या सर्वाधिक है। काल, स्थान, आकार, रंग, दशा तथा गुण के आधार पर गुणवाचक विशेषण को वर्गीकृत किया जाता है। तो आप समझ गए हो गुणवाचक विशेषण क्या होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अवयव कौन सा है? आपको पहचानना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से अवयव कौन सा है, बताइए। प्राचीन है, या मोटा है, या गरीब है, या और है, बताइए। इसमें से अवयव शब्द कौन सा है? तो छठे का कौन सा होगा? आपका डी सही हो जाएगा, और, ठीक है। ये सब शब्द विशेषण शब्द हो गए ना, प्राचीन, मोटा, गरीब, ये सब विशेषण शब्द हो गए। आपका ये जो और है ये आपका अवयव शब्द है। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वचन का, लिंग का। दिए गए विकल्पों में और शब्द अवयव है जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो या विकार उत्पन्न ना हो। यहां पर कोई कर लीजिएगा, ठीक है, कोई हो जाएगा। यहां पर कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न ना हो, उन्हें अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। जिनमें कारक या वचन या लिंग के आधार पर कोई विकार उत्पन्न ना हो तो उन्हें क्या कहते हैं? अवयव। जैसे और हो गया, अथवा हो गया, यदि हो गया, अभी हो गया, जब हो गया, धीरे धीरे, ये सब क्या है? अवयव है। इनका जब भी आप प्रयोग वाक्य में प्रयोग करेंगे ये जैसे है सदैव वैसे ही रहेंगे। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, बताइए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो जब भी आपसे वचन पूछे, लिंग पूछे, तो उनको आप वाक्य में प्रयोग करके देखिए, तो आपको बहुत आसानी से इनका उत्तर मिल जाएगा। तो 5 पौधे, ठीक है, उसका परिवर्तित हो गया तो ये तो बहुवचन में प्रयोग हो जाता है। 5 पुस्तकें रखी हैं तो ये भी बहुवचन में हो जाएगा। 5 सहायतें नहीं होता ना, सहायता एक ही होती है ना, सहायते की काउंटिंग नहीं हो सकती है, तो ये सदा एक वचन में प्रयोग होता है, ठीक है। 5 लड़के हो जाएगा। तो जो आपका 7वां है ये सदा, 7वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये सदैव एक वचन में प्रयोग होगा। सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। पौधा, पुस्तक तथा लड़का लिंग, वचन, कारक के कारण बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं। पौधा का पौधे, पुस्तक का पुस्तकें, लड़का का लड़की, ये सब बहुवचन है इनके। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है, बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? ऑप्शन ए गौ, बी गुर्जन, सी लेखक, डी अनुज। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी गुरुजन। जो गुरुजन होता है वो बहुवचन शब्द है। अब इनको कैसे जन कैसे लगा इसको भी समझ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से गुरुजन शब्द बहुवचन है, ये तो आपने समझ ही लिया है। कुछ पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग संज्ञाओं को रूप प्रायः गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है और अक्सर लोग गलत कर देते हैं, तो आप यहाँ पर आज समझ लीजिए और कभी गलत मत करिएगा। तो जब गुरु का बहुवचन बनाएंगे वहां पर गुरुजन हो जाएगा, जन लगाएंगे। पाठक का बहुवचन बनाएंगे तो गण लगाएंगे, पाठक गण हो जाएगा। आप का बहुवचन बनाएंगे तो आप लोग होगा, ठीक है। और सुधी का बहुवचन सुधीजन, कवि का बहुवचन कवि वृंद और वृंद, ठीक है, कवि वृंद, और देव का वचन देवगण। तो इन चीजों को आप समझ लीजिए। 5-6 शब्द होते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप याद कर लीजिए। गुरु का गुरुजन, पाठक का पाठकगण, आप लोग, सुधी सुधीजन, मित्रगण, ठीक है। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। बताइए इसमें कौन सा काल है।
मैंने आम खा लिया है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। अपूर्ण भूतकाल, हेतु मत भूतकाल, या आसन्न भूतकाल, या पूर्ण भूतकाल। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 9 का सी। ठीक है, आसन्न भूतकाल है। इसमें क्या है? आसन्न भूतकाल है। 9 के सी में क्या है? आसन्न भूतकाल। तो मैंने आम खा लिया है में आसन्न भूतकाल है। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल में सूचित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? बताइए। वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे आए थे। ठीक है, वे आके चले गए होंगे ना, तभी तो आप कह रहे हो वे आए थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। तो क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। वे आए थे पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। यहां पर उदाहरण लिख गया, इसको उदाहरण कर लीजिएगा। शेष वाक्यों का काल इस प्रकार है। वे गए में सामान्य भूतकाल है, वे खा रहे थे में अपूर्ण भूतकाल है, और वे सोकर उठे हैं इसमें आसन्न भूतकाल है। बस अभी काम खत्म हुआ है तो आसन्न भूतकाल, और वो अभी काम चल रहा था तो अपूर्ण भूतकाल, और वे गए हैं तो सामान्य भूतकाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है आपको। बताइए निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को आपको पहचानना है। तो आलस्य का क्या होगा? आलस का क्या होगा? कुष्ठ का क्या होगा? अंधकार का क्या होगा? उल्लास का क्या होगा? बताइए निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस, कुष्ठ, अंधकार, उल्लास, इसमें से तद्भव कौन सा है? तो 11 का आपका सही हो जाएगा ए। ठीक है, आलस नहीं, आलस्य होता है तत्सम। तो तद्भव क्या है? आलस। तो आलस का तद्भव आलस्य। ठीक है, कोढ़ का तद्भव कुष्ठ। ये उल्टा लिख गया है। ठीक है, कुष्ठ इधर होगा, कुष्ठ तत्सम शब्द है और कोढ़ तद्भव शब्द है। यहां पर ये उल्टा लिख गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कुष्ठ तत्सम शब्द है और कोढ़ तद्भव शब्द है। अंधकार, अंधकार का आपका अंधेरा, अंधकार तत्सम है और अंधेरा तद्भव है। उल्लास तत्सम है, उल्लास ये क्या है? तद्भव है। घबराहट में प्रत्यय है। बताइए घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? अट है या हट है या आहट है या राहट है? बताइए घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो 12 का आपका ऑप्शन सी पूरा सही है। ठीक है, पूरी तरीके से सही कौन सा है? सी। तो घबराहट में आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। आहट प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं चिकनाहट, चिल्लाहट। ठीक है, हड़बड़ाहट। आज आपको कमेंट बॉक्स में जयशंकर प्रसाद की 3 रचनाएं लिखनी है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की 3 रचनाएं आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। बिछाना, बिछौना में मूल शब्द और प्रत्यय है। बताइए बिछाना है, बिछाना प्लस ओना, बिछा प्लस ओना, बिछाओ प्लस ओना और बिछो प्लस ओना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बिछौना में मूल शब्द और प्रत्यय है तो उसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बिछाओ होगा। ठीक है, बिछाओ मूल शब्द है और औना प्रत्यय है। आपका अगला प्रश्न है, पूर्वगामी का विलोम क्या है? बताइए पूर्वगामी का विलोम क्या है? 14 का ऑप्शन क्या होगा आपका सही? तो 14 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। ठीक है, पूर्वगामी का होगा पश्चिगामी। ठीक है, पूर्वगामी का विलोम शब्द पश्चिगामी है। किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, ये तो आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार आपको पूछा गया, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो इसे आप इंपॉर्टेंट लिखाकर पढ़ लीजिए कि दर्प का पर्यायवाची शब्द है तिरस्कार है या अहंकार है या गर्व है या स्वाभिमान है? बताइए दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 15 का बी, अहंकार। ठीक है, दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार है। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अहंकार शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अभिमान, मद, घमंड, दम। ये सब क्या है? अहंकार शब्द के पर्यायवाची है। सांप का पर्यायवाची क्या है? बताइए सांप का पर्यायवाची क्या है? अहि है, कहरी है, अरुण शिखा है या शार्दुल है?
बताइए सांप का पर्यायवाची क्या है? तो सांप का पर्यायवाची आपका हो जाएगा 16वें का ए, अहि। ठीक है, तो सांप के पर्यायवाची क्या होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। अहि, व्याल, भुजंग, पवनाग, विषधर, पन्नग, सारंग, मणिधर, उरग, ये सब क्या है? केहिर तथा शार्दुल सिंह के पर्यायवाची हैं। ठीक है, केहिर, केहरि तथा शार्दुल ये सिंह के पर्यायवाची यानी कि शेर के। अब्ज का अर्थ कमल होता है परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द का अर्थ होता है। बताइए 44 फालतू में लिख गया यहाँ पर। अब्ज का अर्थ कमल होता है परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए जा जब आए अब्ज, ठीक है, नीरज, ये सब क्या है? कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। और जब दा लग जाए तो बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बादल। ठीक है, 17वें का सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो समरूपी शब्द हैं, देखो अब्ज का क्या है? कमल। कमल के पर्यायवाची क्या होते हैं? पंकज, जलज, नीरज, सरोज, अंबुज, वारिज, राजीव और उत्पल, ये सब क्या है? कमल के पर्यायवाची हैं। और अब्द का क्या होता है? बादल। तो बादल के पर्यायवाची क्या है? बादल, घन, नीरद, पयोद, बारिद, बारिधर, ये क्या है? बादल के पर्यायवाची हैं। बहुत बारिश हो रही है आजकल, बादल। तो पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। बताइए पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है? दावाग्नि है, वड़वाग्नि है, जठराग्नि है या मंदाग्नि है? बताइए पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है? दावाग्नि है, वड़वाग्नि है, जठराग्नि है या मंदाग्नि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18वें का सी, जठराग्नि। ठीक है, पेट में जो अग्नि होती है उसको क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। तो पेट की अग्नि जठराग्नि, समुद्र की अग्नि वड़वाग्नि और जंगल की अग्नि दवाग्नि। ठीक है, समुद्र की अग्नि वड़वाग्नि और जंगल की अग्नि दवाग्नि। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भाव प्लस सुख होगा या भाव प्लस वुक होगा या भावु प्लस का होगा या भाव प्लस सुख होगा? बताइए, ये तो बहुत आसान है आपके लिए। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स में जयशंकर प्रसाद की 3 रचनाएं लिखनी है आज। 19 का ए बिल्कुल सही है। ठीक है, 19 का आपका ए बिल्कुल सही है। भाव प्लस उक भावुक का संधि विच्छेद होता है। ठीक है, इसमें अयादि संधि है। क्या है? अयादि संधि। जब ए, अय, ओ, औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। जैसे नयन, ने प्लस अन, तो अय हो गया ना यहाँ पर। और पवन, पो प्लस अन, तो पवन। ठीक है, अब हो गया यहाँ पर। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। बताइए कौन सा तरह का वाक्य है? विधिवाचक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है या निषेधवाचक वाक्य है या विस्मयवाचक वाक्य है? बताइए तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। विधिवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य? बताइए इसमें से सही कौन सा है? तुम कहाँ जा रहे हो, तो 20 का आपका बी सही है। देखो क्वेश्चन मार्क लगाया, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य की सबसे बड़ी पहचान है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 2 वाक्य आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधिवाचक वाक्य, मोहन किताब पढ़ता है। निषेधात्मक वाक्य, राम विद्यालय नहीं गया। ठीक है, जहां पर निगेटिव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यहाँ पे हिंदी में निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। नहीं लग गया तो निषेधात्मक वाक्य हो गया। आज्ञावाचक वाक्य क्या है? खड़े हो जाओ। किसी को आदेश दिया आपने या किसी ने आपको आदेश दिया तो किस तरह का वाक्य होगा? खड़े हो, आज्ञावाचक वाक्य होगा। खाना खा लो। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। फिर विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, या विस्मय बोधक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य, तो जहां पर ये वाला चिन्ह लगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये विस्मयात्मक चिन्ह होता है। ये आपका ये वाला चिन्ह जब लगे तो वहां पर आपका विस्मयवाचक वाक्य होगा। संदेहवाचक क्या है? तो शायद लगा के कह दें, शायद वह कल आए, शायद उसने खाना खाया हो, शायद मम्मी मुझे मारेंगी, शायद पापा मुझे डांटेंगे, शायद भैया पैसा देंगे रक्षाबंधन पर। तो ये सब क्या है? संदेहवाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य क्या है? भगवान आपको सफल करे। आपने इच्छा जताई, भगवान आपको सफल करे, भगवान आपका भला करे, भगवान आपका सिलेक्शन मुख्य सेविका परीक्षा में करवा दे, ये हमारी इच्छा है। तो ये क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य क्या है? यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। ठीक है, या यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे।
तो आप समझ लीजिए आपको ये संकेत है कि आपको परिश्रम तो करना ही है, कि यदि परिश्रम करोगे तो आप अवश्य सफल होगे। अगला प्रश्न है आपका, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? बताइए। जो विस्मय स्थायी भाव है आपका किस रस में होता है? हास्य रस में होता है, शांत रस में होता है, अद्भुत रस में होता है, या विभत्स रस में होता है? तो यह आपका अंतिम क्वेश्चन भी है। तो विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 21 का सी, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। ठीक है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, हास रस का स्थायी भाव हास है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, शम या वैराग्य है, और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। ये आपको भाव भी याद रखने हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि करुण रस का भाव बताओ, है ना। श्रृंगार रस का भाव क्या है? श्रृंगार रस का भाव भी आपको कमेंट करके लिखना है। ठीक है, जो श्रृंगार रस है उसका भाव कमेंट करके लिखना है। इसके अलावा आपको जयशंकर प्रसाद की 3 रचनाएं लिखनी है, कोई भी 3 रचनाएं आप जयशंकर प्रसाद की कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताया करिए। और जैसे अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है अंत तक तो जय हिंद जय भारत भी लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने वीडियो अंत तक देखा है। और लगातार जुड़े रहिए हमसे, आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। आज 11वां मॉक टेस्ट था हिंदी का, कल जीएस का 11वां मॉक टेस्ट आएगा। इसी तरह लगातार पढ़ते रहिए। देखिए, बहाने बनाने वालों के पास लाखों बहाने हैं ना पढ़ाई करने के, पर आपको इतना याद रखना है, जिनको पढ़ना है उनके पास इरादे हैं, जिनको नहीं पढ़ना उनके पास बहाने हैं। आप डिसाइड करना आपको क्या करना है। आपको सफल होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो QRC हेल्प आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद जय भारत।